हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन भाग 1 कंप्लीट किया था। आज जो हमारा है ये दूसरा लेक्चर है, यानी भाग 2 है। तो इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण कितने प्रकार, दर्पण किससे कहते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक बात और, अगर आप ये हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले हमने जो भाग 1 बनाया है वो वीडियो जाकर देखिए। उसको देखने के बाद ही देखेंगे तो बहुत बेहतरीन से समझ में आपको आने वाला है। ठीक है, तो अब बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखिए, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम था वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। इस वीडियो में बच्चा जो हम जानने वाले हैं वो प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब एक्चुअली कहते किसे हैं उसको हम जानेंगे, किस प्रकार से बनता है, कितने प्रकार है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले यहाँ पर हैं। आपको एक बात और बता दें, जब भी हमारा वीडियो देखने बैठे तो आप पेन कॉपी के साथ जरूर बैठिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि कि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि केवल आप वीडियो को देख करके बस चले जाएं। ठीक है, तो आप पेन कॉपी के साथ बैठिए, फिर मजा आ जाएगा और आपकी तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब पढ़ेंगे, यानी आप पढ़ेंगे प्रतिबिंब। बात को समझिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें जो होती हैं, जब परावर्तन होता है, प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं, एक छाया बन जाता है। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पहले परिभाषा लिखिए, फिर अभी हम डिस्कस करके समझा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई दर्पण रखा हुआ या कोई वस्तु रखा है, उससे प्रकाश किरणें आकर टकराती हैं। टकराने के बाद वहाँ से प्रकाश किरणें निकलकर जिस बिंदु पर जाकर प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं उस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। अभी हम आपको फील करके दिखा रहे हैं किस प्रकार से होता है। पहले परिभाषा आप लिखिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं बच्चा, परावर्तन के पश्चात। देखिए, प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो परावर्तन के बाद ही बनेगा। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये मानकर चलिए, या तो परावर्तन होगा या तो अपवर्तन होगा, इस घटना के दौरान ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अभी देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहले आप लिखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब एक्चुअली समझिए प्रतिबिंब होता क्या है, वो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं और फील कराना चाहते हैं। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, बात को समझिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक दर्पण है, समझिएगा। हम आपको भी प्रतिबिंब खींचने का नियम नहीं बताया है, लेकिन प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम आपको फील कराने जा रहे हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब किसे कहते हैं आपको भी पूरी तरह से फील करा देंगे बच्चा। ठीक है, जैसे ये कंडीशन दिया है। ठीक है, इसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, मुखच्छ बोलते हैं। अभी दर्पण आपको हमने बताया नहीं तो उससे संबंधित अभी परिभाषा भी नहीं बताया, लेकिन थोड़ा समझिएगा कि अगर कोई प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर जाकर टकराती हैं, क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें दर्पण पर जाकर, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर टकराती हैं। मान लेते हैं प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है और टकरा करके ऐसे निकला। ठीक है, बात को समझिए, परावर्तन के पश्चात। और एक प्रकाश की किरण और निकला जो ऐसे गया, टकराया और टकरा करके इसी पथ पर वापस लौट आया, मान लेते हैं। ठीक है, तो टकरा कर वापस जब आया तो इस बिंदु पर मिला, क्या हुआ, इस बिंदु पर दोनों मिला। ठीक है, तो इस बिंदु पर मिला, जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं बच्चा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। जो ये दर्पण है, दर्पण से कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो वही प्रकार यहाँ पर क्या है, ये घटना कब की है, तो देखिए यहाँ से प्रकाश जब जा रहा है तब मिलने से प्रतिबिंब नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। ये टकराकर जब वापस आया तब ये देखिए, परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरणें और परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरणें। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत गहराई समझने की। देखिए, परावर्तन, ये टकराया, परावर्तन हुआ, प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं, यहाँ पर भी प्रकाश किरणें टकराई और ऐसे वापस जा रही हैं। ठीक है, तो टकराने के बाद ये प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर ये दोनों आपस में मिलती हैं उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। इसका मतलब आप ये ना समझ जाइएगा, कभी कभी क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि प्रकाश किरण अगर कोई पर्दा मिल जाता है या कि उस पर टकरा जाता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। नहीं भैया, उसको प्रतिबिंब नहीं बोलते, वो कंडीशन नहीं है।
कंडीशन यहाँ प्रकाश की किरणों का है। देखिए सच्ची बात समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी मन में अगर आपके अंदर फिगर नहीं बना तो आगे फिजिक्स चलते कर पढ़ने में बहुत कठिनाई होगी बच्चा। अगर आप उस बात को रियलिटी से नहीं समझ पाते हैं, केवल रट लेते हैं, फील नहीं करते हैं, तो आगे चल करके आपको फिजिक्स में बहुत ही दिक्कत होगा। जहां आप 12th क्लास में या नीट जेईई मेंस की तैयारी या कंपल्सरी एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे तो वहां पर बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा आपके अंदर, ठीक है। तो हम एक एक कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आपको पूरी जानकारी के साथ पढ़ाते हुए फिजिक्स चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको पूर्णतः समझ में आएगा। यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो प्रकाश की किरणें हैं बच्चा, वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब यह घटना होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है बच्चा, तो प्रतिबिंब एक्चुअली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 1 क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। नंबर 1 क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि हम समझाने के लिए केवल यूज़ किए थे कि इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका यूज़ किया गया था। तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे आप नोट्स जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाते हुए चलेगा। ये आपका परिभाषा पूछेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर 2 क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। दोनों की परिभाषा हम जानेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, आपका 2 प्रतिबिंब होता है। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात अगर प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर जाकर वास्तव में मिल रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश की किरणें आगे चलकर नहीं मिलती हैं, यानी जहां से निकलती हैं परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें फैल जाती हैं, और जब प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं तो वो आगे चलकर नहीं मिलती हैं। तो जब वो आगे चलकर नहीं मिलती हैं तो किसी बिंदु पर हम कल्पना करते हैं कि हो सकता है कि प्रकाश का किरण जो है यहाँ जाकर मिल सकता है। तो जहाँ हम कल्पना करते हैं और प्रकाश किरणें जहाँ जाकर मिलती हैं उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। लेकिन जहाँ वास्तव में मिल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी क्या होता है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, हम कल्पना करते हैं कि ये प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिलेंगी, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। कैसे होता है अभी हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। देखिए अभी यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि अभी प्रतिबिंब बनने का नियम हमारे पास है, वो हमने आपको नहीं बताया है। क्योंकि अभी एक्चुअली परावर्तन हुआ तो परावर्तन के बाद तुरंत प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनता है, उस कॉन्सेप्ट को, परिभाषा को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो केवल यहाँ इतना जानिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, 2 प्रकार क्यों बन जाता है, ये डिस्कशन अभी जब प्रतिबिंब बनने का नियम हम समझाएंगे वहाँ आपको मतलब जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो केवल आप नोट्स पे गौर कीजिए थोड़ा सा। अभी जो भी क्वेश्चन आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, जो बातें समझ में नहीं आ रही हैं, वो अभी आगे चलकर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए तो हम परिभाषा क्या लिखते हैं, 2 चीज़ें याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दोनों में 2 बातें याद रखिएगा। पहली बात आप ये याद रखिएगा कि वास्तव में अगर मिल रही हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, लेकिन अगर वास्तव में नहीं मिल रही हैं बल्कि हम उन्हें कल्पना कर रहे हैं कि इस बिंदु पर मिलेगी तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कल्पना कर रहे हैं तो आभासी, यानी आभास कर रहे हैं तो आभासी, और वास्तव में अगर मिल रही हैं तो वास्तविक। ये 2 लैंग्वेज अगर याद रखेंगे तो आप वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की आप परिभाषा दे सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और ये दोनों चीज़ें याद करना बहुत ही जरूरी है बच्चा। देखिए प्रकाश लेसन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप अभी से तैयार करते हुए चलेंगे तो कोई समस्या होने वाला नहीं है। और पेन कॉपी के साथ जरूर बैठिए और वीडियो को मनोरंजन के तौर से बेहतरीन से देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखिए परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन। अब एक कंडीशन समझेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, ये कंडीशन जरूर याद रखिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, तथा
इसका फ़ोटो खींचा जा सकता है, इसका फ़ोटो लिया जा सकता है। ये तो था आपका वार्तिक। कभी कभी वास्तविक प्रतिम और आभासी प्रतिम में अंतर पूछ लेता है, तब ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि आभासी प्रतिम किसे कहते हैं, ये समझेगा। इसका हम परिभाषा यहाँ तीर लगाकर लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि हम किसी बिंदु पर प्रकाश किरणों के मिलने की कल्पना करते हैं, उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिम बोलते हैं, ठीक है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, ये कंडीशन आ रही है। अब वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। और फोटो इसका भी खींचा जा सकता है, नहीं आभासी प्रतिबिंब का भी फोटो बड़े आराम से खींचा जा सकता है, लिया जा सकता है, ठीक है। तो बात को समझिएगा, क्या किसे कहते हैं, लिखिएगा। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, बल्कि हम किसी बिंदु पर प्रकाश के किरण के मिलने की कल्पना करते हैं। उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, आपको नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। आपको हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, हम तुरंत जो है आपको तत्काल नोट्स बनाकर दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं। दोनों कार्य हम एक साथ कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चा, तो इसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, परंतु फोटो खींचा जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है, ठीक है। अब हम फील करेंगे कि आप कैसे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कैसे आभासी प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा सा हम आपको फील करके दिखाएंगे, चित्र के माध्यम से समझाएंगे किस प्रकार से हम जानते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा और किस प्रकार से हम ये जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये हम थोड़ा सा फील करके आपको दिखाएंगे। आप थोड़ा नोट्स करें और यहाँ हम चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक दर्पण है। कैसा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है बच्चा वो वास्तविक बनता है, ठीक है। तो ये आभासी दर्पण मतलब उत्तल दर्पण में क्या बनता है, आभासी बनता है। कैसे बनता है ये देखिएगा। ये प्रकाश, ये वस्तु है, मान लेते हैं क्या रखा है इसके सामने, ये दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखा है। तो अब इसमें क्या होता है, दो नियम लगता है। अभी नियम बताया गया नहीं, तो आप समझिए, हम दो प्रकाश किरणों को भेज रहे हैं। एक ये प्रकाश किरणें हैं जो गई टकराने के बाद चली आई, ठीक है, और दूसरा प्रकाश किरणें ये गई और टकराने के बाद वापस लौट आती हैं, ठीक है, उसी पथ पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें अपने आप मिल जा रही हैं, तो इसी को बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए टकराया ऐसे निकल गई, टकराया ऐसे निकल गई, तो दोनों एक दूसरे को काट रही है ना, तो इस बिंदु पर काट रही, देखिए इस बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चा, वो वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन समझिए आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये समझने की कोशिश। ये हमारे पास एक दर्पण है और कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। अभी हमने दर्पण आपको पढ़ाया नहीं, अभी आगे पढ़ाएंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगा किस प्रकार से दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। बस इसी के बाद टॉपिक दर्पण का ही है, फिर वहाँ आप समझ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा फील कर लीजिए कि आपके प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी कैसे बनता है, ठीक है। बात को समझिए। ये कंडीशन ऐसे है, इसके सामने कोई वस्तु रखी है, मान लेते हैं एक वस्तु रखी है, ठीक है, ये एक वस्तु रखी है यहाँ पर। अब क्या होता है कि प्रकाश किरणें यहाँ से चलती हैं, तो प्रकाश किरणें अगर ऐसे आएंगी तो देखिए ऐसे है, तो क्या होगा, टकराने के बाद ऐसे निकल जाएंगी ना।
और एक प्रकाश किरण ऐसी हैं जो दर्पण मतलब क्या प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी, ये भी ऐसे निकल जाएंगी। तो बात को समझो, ऐसे प्रकाश किरणें आई, टकराने के बाद ऐसे निकल गई और ये ऐसे ऐसे निकल गई, ठीक है। तो ये प्रकाश किरणें आगे चलकर देखिए इधर जा रहा है, ये प्रकाश किरण टकराने के बाद इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो जब बीच की दूरी बढ़ रही तो आगे चलकर मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो अगर हम कल्पना करें कि कहाँ मिल सकती हैं, तो इनको हम कल्पना करें कि ऐसे ऐसे करके पीछे बढ़ाएं और ऐसे ऐसे करके पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पर मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं मिल रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये वास्तव में तो नहीं मिल रही, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि पीछे यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चा, वो क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब। इसी प्रकार से कल्पना करने को हम कहते हैं, ठीक है, कि जब प्रकाश किरणें वास्तव में आगे चलकर नहीं मिलती हैं तो हम पीछे किसी बिंदु पर कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब मतलब जो है प्रकाश किरणें मिल सकती हैं, ठीक है। जैसे ये दर्पण ना होता तो ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल सकती थी। तो उस बिंदु पर जो प्रकाश की किरणें मिल रही हैं उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं बच्चा, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको प्रतिबिंब का किस प्रकार से बनता है, प्रतिबिंब बनने का एक नियम है, उस नियम के तहत अभी आएंगे। तो ये जो किरण हमने खींचा नहीं है, ये सारे किरण आप भी खींचना जान जाएंगे और प्रतिबिंब बनाना आप भी जान जाएंगे और आप ये भी जान जाएंगे किस प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार से आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसको नोट्स कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दर्पण, और दर्पण जब पढ़ाएंगे तो वहां से और आपको बातें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अगर हम भी एक बार फिर बोलना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो पूर्णतया 100% आपको तैयारी कराया जाएगा। और ये भी गारंटी लेते हैं कि आपको एक एक बातें बहुत अच्छी समझ में आएंगी, बहुत डिटेल समझ में आएंगी, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम या आगे क्लासों में कोई भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल आपको सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है। ये हम बार बार कहना चाहेंगे और बार बार बताना चाहेंगे कि यहाँ पर केवल आपको सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी आपको दी जाएगी जो आगे चलकर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, ठीक है। चलिए, इसको आप मतलब जो है नोट कर चुके हो तो ठीक है। अब इसको हम रफ करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रतिबिंब। हमारा जो अगला टॉपिक है उसको जो हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, अगला टॉपिक जो हमारा निकल कर आ रहा है वो हमारा है दर्पण। क्या है बच्चा, तो है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब दर्पण क्या होता है। देखिए, हमें जो इसमें पूरे लेसन में पढ़ना है वो कांच पढ़ना है, दर्पण पढ़ना है और लेंस पढ़ना, इतनी चीज़ें, और प्रिज्म पढ़ना, इतनी चीज़ों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। तो जो परावर्तन होता है प्रकाश का वो अपारदर्शी माध्यम में होता है, ठीक है। तो अपारदर्शी माध्यम को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। अपारदर्शी माध्यम को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण, जिसमें प्रकाश किरणें आर पार बिल्कुल नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तथा उसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, पूर्णतया परावर्तन होता है। यानी ऐसा अपारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश का पूर्णतया परावर्तन होता है, जिसमें प्रकाश का पूर्णतया क्या होता है, परावर्तन होता है, ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे नाई लोग जो यूज करते हैं ना, उसमें प्रकाश किरणों का पूर्णतया परावर्तन होता है, ठीक है। तो उसमें प्रकाश किरणों का जो पूर्णतया परावर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। और इसमें प्रकाश किरणें आर पार नहीं जा सकती हैं, ये ठीक है। तो दर्पण किसे कहते हैं, बहुत सरल परिभाषा है और समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, ऐसा अपारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश का पूर्णतया परावर्तन होता है, ऐसे माध्यम को दर्पण कहते हैं, ऐसे माध्यम को दर्पण कहते हैं। मतलब ऐसा अपारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश का पूर्णतया परावर्तन होता है, ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे चमकीली पन्नी अगर लेते हैं और वो पृष्ठ पूरा क्या है, खुरदुरा है, या मान लेते हैं प्रकाश का आर पार नहीं जा सकती हैं और टकराने के बाद वापस चली आती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण। या कांच है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो हम लोग जिसमें फेस देखते नहीं है, चेहरा नहीं देखते हैं जिसमें, वो क्या है, वो दर्पण है, कांच नहीं है। कांच क्या होता है कि जिसमें प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती हैं उसको हम कांच बोलते हैं। दर्पण उसे बोलते हैं जिसमें प्रकाश किरणें आर पार नहीं जा सकती हैं और टकरा करके वापस चली आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। आप चेहरा देखने वाले शीशा लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्रकाश किरणें आती हैं और टकरा करके वापस चली जाती हैं, बाहर नहीं जा पाती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण। अब बच्चा, दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। मतलब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो मतलब अपारदर्शी माध्यम होता है या दर्पण जो होता है उसका जो परावर्तक तल होता है उसके अनुसार ये 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तक तल किसे कहते हैं, तो परावर्तक तल उसे कहते हैं बच्चा जिस तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है,
मतलब कोई वस्तु है, मान लेते हैं ब्लैक बोर्ड है, एक कांच का बना हुआ है, आया प्रकाश में टकराया, टकरा के निकल गया, तो ये जो जिस पर टकरा करके वापस चला गया, इसी तल को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक तल कहते हैं। तो परावर्तक तल जो होता है वो दो प्रकार से होता है, या तो पूर्णतः समतल होगा, या तो पूर्णतः क्या होगा, समतल होगा, और या तो क्या होगा, हो सकता है दबा हुआ हो और उभरा हुआ हो, दबा हुआ हो या उभरा हुआ हो। तो अगर पूर्णतः परावर्तक तल समतल है तो उसे बोलेंगे समतल दर्पण, लेकिन अगर क्या है, या तो दबा हुआ है और या तो उभरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। जैसे मान लेते हैं चम्मच देखे हैं, तो चम्मच का अगर तल देखेंगे, जिससे चम्मच मतलब जिससे हम भोजन वोजन करते हैं वो चम्मच, तो उसमें क्या देखेंगे, अंदर जो उसका तल है वो तल दबा हुआ होता है। क्या होता है, दबा हुआ होता है। तो दबा हुआ हो और दूसरी तरफ से अगर पलट कर देखेंगे तो उभरा हुआ होता है। मतलब इस तरीके से अगर कोई दर्पण आपको मिल जाता है, ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण है, तो ये गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। तो याद रखिएगा आपके सिलेबस में केवल गोलीय दर्पण है, लेकिन हम आपको बताए ना कि हम केवल सिलेबस आपको नहीं समझाएंगे, आपको फील करके बताएंगे। तो दर्पण जो होता है ऐसा अपारदर्शी माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन होता है। ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं दर्पण बोलते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चा समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। अब दोनों की परिभाषा हम लेते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है बच्चा, दर्पण दो प्रकार का होता है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 क्या होता है बच्चा, तो नंबर 1 होता है समतल दर्पण। क्या लिखेंगे, नंबर 1 समतल दर्पण, समतल दर्पण। याद रखिएगा, बहुत ही मजा आएगा, आप पढ़ते चलें बस। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बच्चा गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। अगर आप पढ़ने के मकसद से ही यहाँ पर आए हैं तो आप बहुत सही जगह आए हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा विस्तार से पढ़ाते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, वह दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है। परावर्तक तल में हमने समझाया आपको, परावर्तक तल उसे कहते हैं जिस तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है, उस तल को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं। तो अगर परावर्तक तल समतल है तो क्या बोलेंगे उसे, समतल दर्पण। लेकिन अगर परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ है या दबा हुआ है, अर्थात गोल है, उभरा या दबा क्या, गोले तो कहलाएगा। तो अगर उभरा हुआ है और दबा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, ये गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक है। तो हम परिभाषा क्या लिखने जा रहे हैं, सेम वही, मतलब वह दर्पण, वह दर्पण जिसका, जिसका परावर्तक तल, परावर्तक तल, परावर्तक तल समतल होता है, समतल होता है, परावर्तक तल समतल होता है, ऐसे दर्पण को, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है, गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल या तो उभरा हुआ होता है या तो दबा हुआ होता है, या तो उभरा हुआ होता है या तो दबा हुआ होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसा दर्पण या वह दर्पण, वह दर्पण जिसका, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, परावर्तक तल समतल होता नहीं, उभरा हुआ, उभरा हुआ, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ या अथवा, चलिए दिए, अथवा दबा हुआ, दबा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है या तो दबा हुआ होता है, ऐसे दर्पण को, ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये चीज़ हो गया आपका। अब उसके बाद गोलीय दर्पण के बाद क्या होता है, जो गोलीय दर्पण होता है, क्योंकि इसमें दो बातें आई हैं, या तो तल उभरा हुआ है या तो तल दबा हुआ हो सकता है। गोलीय दर्पण में दो कंडीशन हो सकते हैं, तो इसलिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखो, तल के कारण ही आपके दर्पण के प्रकार बने। जब समतल था तो समतल दर्पण, और उभरा या दबा तो उसको गोलीय दर्पण कहा गया। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उभरा हुआ रहेगा और दबा हुआ रहेगा तब। तो अगर उभरा हुआ दर्पण है, अगर उसका परावर्तक तल उभरा हुआ है तो वो कहेगा, कहलाएगा उत्तल दर्पण। लेकिन अगर दबा हुआ है तो कहलाएगा औ मतलब अंदर, अंदर मतलब दबा हुआ, उत मतलब ऊपर, उभरा हुआ। तो अगर दबा हुआ है तो क्या होता है, पहला क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। पहला दर्पण क्या होता है, अवतल, और दूसरा जो होता है बच्चा वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण कंडीशन क्या होता है बच्चा, बात को समझिएगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, अगर परावर्तक तल अव मतलब अंदर, अंदर की ओर अर्थात दबा हुआ है। अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ है अर्थात अंदर है,
तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। लेकिन अगर कोई गोलीय दर्पण है और उसका परावर्तक तल उभरा हुआ है अर्थात बाहर की ओर है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे दर्पण को बोलेंगे उत्तल दर्पण। या कहीं कहीं परिभाषा इसका यह लिखा होता है उत्तल का कि वह दर्पण जिसके अंदर का भाग चिकना तथा बाहर का भाग खुरदुरा होता है, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलते हैं। और वह दर्पण जिसके अंदर का भाग खुरदुरा और बाहर का भाग चिकना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो ये तो मतलब केवल आपको रटाने का काम किया गया, आपके समझ में नहीं आया दबा मतलब क्या, अंदर भाग बाहर भाग और मतलब क्या है चिकना खुरदुरा, ठीक है? ये बात नहीं है, आप परावर्तक तल से समझिए, जो आपको सटीक परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो मतलब क्या होगा अवतल दर्पण का? कि वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल, परावर्तक तल दबा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, हुआ होता है अर्थात अंदर होता है, अर्थात अंदर होता है, अंदर होता है, ऐसे गोलीय दर्पण को, ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे इस प्रकार से फिगर इसका रहेगा, फिगर समझ लीजिए ये, ठीक है? ये बाहर से पेंट कर दिया गया कि मतलब प्रकाश के आर पार ना जा सके। तो देखिए जो ये परावर्तक तल हुआ यही तो हुआ, तो परावर्तक तल क्या है? दबा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चा? ये है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है? अब क्या समझते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, ये समझते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं समझिए? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर होता है, मतलब उभरा हुआ, उभरा हुआ अर्थात बाहर होता है। तो क्या लिखेंगे? वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका, जिसका परावर्तक तल, परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है अर्थात बाहर होता है, अर्थात बाहर होता है, बाहर होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है? जैसे इसका अगर हम फिगर बनाना चाहेंगे तो क्या होगा उत्तल दर्पण? तो इस प्रकार से होगा, ये देखिए उभरा हुआ है, परावर्तक तल क्या है? उभरा हुआ है। देखिए परावर्तक तल है, ये क्या है? बाहर निकला हुआ, तो ये कौन सा है? ये उत्तल दर्पण है, ठीक है? ये कंडीशन हमारा है। तो इस प्रकार से हम जान पाए कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है, ठीक है? तो अब इसके बाद हम क्या समझेंगे? दर्पण से संबंधित परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्पण से संबंधित परिभाषा बनेंगे, ठीक है? तो ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है? आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे तीसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।